3.1। तीसरा चैप्टर था बेटा एक दो चर रैखिक समीकरण वाला, दो चर रैखिक समीकरण। और दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है कि ऐसे समीकरण जिनमें केवल दो ही चर हों और उन दोनों चरों की जो पावर है वो एक ही होनी चाहिए। जैसे x + y = 5 लिख दिया गया, इसमें दो चर हैं और ठीक है, और इनकी पावर भी कितनी है, एक है। दो चर हो और इनकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। दो चर और इनकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी पावर एक या एक से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं लिख जाए x² + y = 5, तो ये आपका दो चर का तो है पर ये रैखिक समीकरण नहीं है। दो चर का तो है पर ये रैखिक समीकरण आपका नहीं है। बात क्लियर है। तो दो चर होने के लिए क्या होने चाहिए, x और y दो ही चर होने चाहिए। चर क्या होता है, जिसके मान बदल जाते हैं। और रैखिक क्या है, जिनकी पावर एक हो, जिनकी पावर क्या हो, एक हो। इस दो चर रैखिक समीकरण में हम यहाँ के सिलेबस में 4 विधियां पढ़ेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और आलेखी विधि। एक और होती तुलनात्मक विधि जो आपके सिलेबस में नहीं है। हम कितनी विधियां पढ़ेंगे, 4 विधियां हैं, तो 5 लेकिन पढ़ेंगे कितनी, 4। पहली पढ़ेंगे आलेखी, दूसरी पढ़ेंगे विलोपन, तीसरी पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, चौथी पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। चौथी पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे चौथी हम, वज्र गुणन विधि, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। समझा रहा हूं, इधर समझो ना। हाँ लगेगा अभी, गधा नहीं तो मतलब पगले रहोगे। मूड बना लो पढ़ने का। हाँ बताओ, चर राशियां क्या होती हैं, नहीं आ रहा ना। कुछ नहीं कुछ रहा था, वो कांटा कुछ रहा था। उई माँ ना, तेरी बेरी के नीचे बंगले के पीछे। हाँ इधर। तो यहाँ पर दो चर रैखिक समीकरण है। कितना है, दो चर रैखिक समीकरण में केवल दो ही चर होंगे। कितने चर होंगे, केवल दो ही चर होंगे और उनकी पावर एक ही होगी। और चर राशियां क्या होती है, जिनके मान बदलते रहते हैं, ठीक है। अब इन दो चर रैखिक समीकरणों को हम कितनी विधियों से पढ़ेंगे, 4 विधियों से। आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि या विलोपन विधि और फिर आगे वज्र गुणन। तो पहले एक आलेखी विधि में आपको समझाई दे रहा हूं। आलेखी विधि कैसे करते हैं, ग्राफ मेथड से। इसको ग्राफ मेथड से बात समझिएगा। देखिए बेटा, 2x + y = 6 लिखा हो, इस समीकरण को ग्राफ में बनाइए। आलेख इसका क्या होगा, तो इसमें से किसी एक चर की वैल्यू रखते जाइए, दूसरा चर अपने आप क्या होगा, मिलता जाएगा। एक चर की वैल्यू आप रखते जाइए, दूसरा चर अपने आप को मिल जाएगा, दूसरे चर की वैल्यू, ठीक है ना। जैसे x = 1 2 3 4 5 रखोगे तो y की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हम एक बार पहले करते हैं, x = 0 रखने पर। तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + y = 6, ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 6, ये आया। अब y बराबर क्या रख देते हैं बेटा, 0। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x + 0 = 6, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6, x = 6/2 = 3, ये आ जाएगा। क्लियर है, इतना आएगा। इसके बीच के भी वैल्यू रख सकते हो, x = 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। यहां पर ग्राफ खींचना है आपको। इसका पहले टेबल बना लो। वैल्यू क्या निकली है बेटा, ये x और ये y। जब x बराबर आपने 0 रखा था तो y का मान क्या मिला, 6। जब y की वैल्यू 0 रखा था, x का मान कितना मिला, 3, यही मिला। x की वैल्यू जब हमने 0 रखा तब y का मान कितना मिला, 6। और जब y की वैल्यू 0 रखा तब x की वैल्यू कितनी मिली, 3। अब देखो यहाँ पर 0,6 है ना ये, और ये क्या है, 3,0। जब x की वैल्यू 0 हो, जब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो और y की कुछ भी वैल्यू दी हो, वो हमेशा y अक्ष पर होता है।
कहाँ होता है, y अक्ष पर। जब x की वैल्यू दी हो और y की वैल्यू 0 हो तो वो हमेशा कहाँ होता है, x अक्ष पर होता है। कहाँ होता है, x अक्ष पर होता है। बात समझ में आ रही ना। जब y की वैल्यू दी हो और x की वैल्यू 0 हो तो वो y अक्ष पर, जब x की वैल्यू दी हो और y की वैल्यू 0 हो तब हमेशा वह बिंदु कहाँ होता है, x अक्ष पर होता है। तो 3,0 1 2 3, यहाँ पर क्या हो गया 3,0 और ये क्या हो जाएगा 0,6, तो 0,6 हमने कह दी। ये आपका ग्राफ बन गया। इसमें और सारे भी बिंदु रख सकते हो, y बराबर 1 2 3 4 रखोगे, x की वैल्यू अपने आप मिलती चली जाएगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही फिक्स है कि यही बस रखेंगे 0 0। आप यहाँ पर y बराबर 1 भी रख सकते हो, y बराबर 2 भी रख सकते हो, y बराबर 3 भी रख सकते हो, y बराबर 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख, जो भी रखना हो आप रख सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर है। ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे खींचना, यदि 2 समीकरण होते तो 2 इसी में एक दूसरा ग्राफ बन जाता। फिर यदि 2 इक्वेशन होते हैं तो उसको भी ऐसे ही खींच लेते। तो यहाँ पर हम ग्राफ खींचना बता रहे हैं और एक सवाल के साथ बता रहे हैं। ठीक। आफताब 3.1 में हम पढ़ेंगे 3.1 में हाँ, पहला सवाल है। पहला सवाल आफताब कह रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी उम्र का, आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 3 गुनी उम्र का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बताइए, बीजगणितीय समीकरण बताना है इसका, ग्राफी विधि बनाना है। बात समझना बेटा। तो माना पिता, पिता मतलब समझ रहे हो, आफताब, पिता मतलब आफताब, पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, बेटी की क्या हो जाएगी, पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। क्लियर है। पुत्री की वर्तमान उम्र क्या होगी, y वर्ष। अब पिता की 7 वर्ष पहले क्या होगी, पिता की 7 वर्ष पहले उम्र, पिता की 7 वर्ष पूर्व उम्र बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस के 7 वर्ष, या लिख सकते हो 7 वर्ष पूर्व पिता की उम्र। ठीक है ना। तो पिता की 7 वर्ष पूर्व उम्र क्या होगी, या 7 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, दोनों सेंटेंस कुछ भी लिख लेना। इसी तरह पुत्री के लिए क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, y माइनस के 7 वर्ष। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। आज की उम्र क्या है, x वर्ष है, तो 7 साल पहले क्या होगी, x माइनस 7 ही तो होगी। क्यों मुस्तफा, आज यदि आपकी उम्र 15 साल है तो 7 साल पहले कितने रहे होंगे, 15 माइनस 7 ही तो करेंगे ना आप, 8 साल के रहे होंगे। तो आपने क्या किया, 15 में 7 घटाया ना, तभी आया। तो आज उसके पिता की उम्र कितनी है, x वर्ष है, तो x में 7 घटाया, और पुत्री की कितनी y वर्ष है, तो उसमें भी कितना घटाया उसने, 7। अब उसने क्या कहा, 7 वर्ष पहले पिता कह रहे हैं कि मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। और ये किसका सवाल है, समीकरण का। किसका है, समीकरण। और समीकरण में दोनों पक्ष हमेशा क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। समीकरण है, दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बैलेंस। तो पिता जो 7 वर्ष पहले, प्रश्नानुसार जो है पहली शर्त में x माइनस 7, ये पिता की उम्र है, और ये बेटी की उम्र है, कब, 7 वर्ष पहले। तो पिता करे कि मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। ये 7 गुना ज्यादा है ना, तो यदि इसमें 7 का गुणा कर दें तो बेटी भी पिता के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई। बेटी की भी उम्र जो है पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस के 49। ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 49, और 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। x माइनस 7y बराबर क्या जाएगा, माइनस के 42।
इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट। बात समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा है 3 वर्ष बाद, नोट कर लो, जिसका नहीं नोट कर लो। 3 वर्ष बाद, अब पिता की प्रेजेंट टाइम की उम्र कितनी x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी उसकी x + 3 होगी ना। और बेटी की वर्तमान उम्र कितनी y वर्ष है, तो 3 वर्ष कितनी होगी y + 3 होगी ना। क्यों मिस्टर शशांक, समझ में आ रहा है भाई। आज पिता की उम्र कितनी है x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितने साल के होंगे पिता। क्लियर है, नहीं समझ पाता है भाई। प्रेजेंट टाइम में यदि पिता 30 ईयर्स के हैं तो 3 साल बाद कितने के 33 के। और बेटी की भी जो उम्र होगी प्रेजेंट टाइम में 5 साल 3 साल 2 साल, उसमें भी 3 हमने क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 3 वर्ष बाद की उम्र हमको मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए तो माँ यहाँ से क्या कर लिखते हैं, नोट हो गया ना इतना। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसकी, पिता की उम्र। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर कितनी हो जाएगी बेटा x + के 3 वर्ष, यही होगा ना। और पुत्री की क्या होगी बेटा, पुत्री की 3 वर्ष बाद y + के 3 वर्ष। ये क्लियर है। अब बात समझिएगा। अब पिताजी ने कहा कि बेटा मैं 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, जो तुम्हारी उम्र होगी उसका मैं कितना रहूंगा 3 गुना। यदि बेटी 3 वर्ष की होगी तो पिता 9 साल के होंगे, और यदि बेटी 9 साल की है तो पिता 27 साल के होंगे। यदि बेटी 10 साल की है तो पिता 30 साल के होंगे। यदि बेटी 11 साल की है तो पिता 33 साल के होंगे। बड़े लोग डाउट में रहे होंगे कि बेटी 3 साल पिता 9 साल, बेटी 1 साल का है, कैसे हो गया। ए बेटा कुछ नहीं, पहले जमाने में लोग माता पिता के बगैर भी पैदा हो जाते थे। भस्मासुर भस्म से पैदा हो गए। सीता जी बेचारी मिट्टी से निकल आई, उसे मटके वटके से। उसमें आगे देखो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र x + 3 वर्ष और y + 3 वर्ष। ठीक है। आगे तो प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या है, पिता की उम्र y + 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा y + 3, यहाँ पर गुणा करोगे कितना 3 गुना है ना, तो बेटी में 3 का गुणा कर देंगे तो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी वो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x + के 3 बराबर 3y + के 9। तो क्या लिखेंगे x + x - 3y 9, और 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, तो x - के 3y बराबर 6। ये आपके 2 समीकरण आपके बन गए, पहला और दूसरा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, नहीं इसको नहीं हल करना, हमको 0 के बराबर कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको हम आगे x और y की वैल्यू नहीं ज्ञात करना। हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू हमको नहीं ज्ञात करना। हमको सिर्फ क्या करना है, इसका ये बीजगणितीय बनाना है हमको, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है। और इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। क्या बनाएंगे हम, ग्राफ बनाएंगे इसका। आपको इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलना है बीजगणितीय समीकरण में, और इसका ग्राफ खींचना है, आलेख बनाना है। बात समझ में आ गई। तो अब यहां तक नोट हो गया सबका। अब आगे देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या होगा बेटा हमारे पास, x - 7y बराबर -के 42, x - 7y बराबर -के 42। क्लियर है। अब यहां से हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो एक बार x बराबर 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रख देते हैं, एक बार x बराबर 0 रखते हैं और एक बार y बराबर 0 रखते हैं। एक बार x बराबर 0 रखकर, हाँ ठीक है कि नहीं। वो नरेंद्र रोड में चल रही है, लेकिन मास्क ही नहीं आगे तो आपको
इसका ग्राफ खींचना है। क्या करना है? ग्राफ खींचना है। बात समझ लीजिएगा। समीकरण 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे हम। x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। हाँ, अब पढ़ाई में मन लगाओ, सुधर जाओ। बस 2 ही वैल्यू रखनी बेटा। आगे देखिए, x बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे? यहाँ पर 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। ये हो जाएगा माइनस के 7y इक्वल माइनस के 42। तो y बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि 7 6 जा 42 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6। और एक बार y बराबर 0 रख दीजिए। क्या करना है? एक बार y बराबर 0 रख देंगे। तो y बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या रखेंगे हम लोग? 0 रखेंगे। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस के 7 मल्टीप्लिकेशन 0 बराबर माइनस के 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 42। इसका टेबल बनाएंगे यहाँ पर। इसकी साइड बनाया हमने x और y। तो x की जब वैल्यू 0 रखा तब y की वैल्यू क्या मिल गई? 6। जब y का मान 0 रखा तब x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस के 42। समझ बात आई? हाँ, जब पढ़ाया करे तो लिखते रहो करो, रिवाइज करते रहा करो, ठीक है ना? भागवत ना सुना करो। हाँ हाँ, एक चीज और ध्यान देना। जब आपके दिमाग में, देखो हनुमान जी को जानते हैं सब लोग, उन्होंने कभी किंतु परंतु लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर उन्हीं के हैं। और अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने हर सवाल में क्यों, किंतु, परंतु करते करते उन्होंने पूरी गीता लिखवा दिया। एक भी मंदिर नहीं मिलेगा अर्जुन का, ठीक है ना? कहाँ? तो पता होना चाहिए ना। तो जब आप देखो माता पिता गुरु की बात आप आंख बंद करके भी पूछोगे तो सही दिशा निर्देश ही देंगे, कभी गलत गाइड नहीं करेंगे आपको। ध्यान देना, कभी पिता नहीं कहेगा आपको कि नहीं आपको नाले में कूदना है, कभी नहीं कहेगा। पिता कभी नहीं कहेगा काले सांप को पकड़ो आप, कभी नहीं कहेगा। पिता कभी नहीं कहेगा शेर के मुंह में हाथ घुसेड़ो, कभी नहीं कहेगा, ठीक है? तो जहां पर किंतु परंतु गुरु माता पिता पर आ जाता है वहां पर आप परेशानी की ओर पहुंच रहे हैं, ठीक है? हाँ, जैसे नहीं, इधर देखो, x बराबर माइनस 42 आ गया। अब इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब क्या करेंगे? ग्राफ। अब ऐसा करिए, 6 के खाने मान लेते हैं हम लोग। ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये भी 6, ठीक है? x की वैल्यू माइनस के 6। हाँ, क्या करो बेटा? अच्छा सॉरी, हाँ, इधर 6 12 18, यहाँ पर 6 12, हाँ जी बोले। सर ये बोल रहे हैं सर, हम ग्राफ में सर बना रहे हैं सर, पूरा सवाल है। ग्राफ भी बनाना है बेटा। ग्राफ आ रहा का आपको? ग्राफ आपके छप्पा का मतलब सीने में नहीं, तो यहाँ भी बनाना है। हनुमान जी थोड़ा ना हो उन्हें फाड़ के दिखा रहे हैं, लेको देखो ग्राफ है, कहते नहीं तो है, कह ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। परीक्षा में कहोगे क्या ग्राफ ने? कहते नहीं देखो जी ग्राफ है, पागल नहीं तो। हाँ, नहीं पता चलेगा पूरे मोहल्ले में बेइज्जती, ग्राफ हो, हाँ ग्राफ है कहाँ यार। चलो आगे, ये 18, ये 24, ऐसे करके यहाँ तक कहाँ तक आ जाएगा बेटा? 42 तक आ जाएगा, ठीक है ना? कहाँ तक आ जाएगा? माइनस के 42 आ जाएंगे। और आपको ध्यान देना है बेटा, ये क्या हो जाएगा? 0,6 और ये क्या? माइनस के 42,0, यही है ना? 0,6 और माइनस के, भाई ये x और y इन दोनों को मिलकर एक बिंदु बनेगा, इन दोनों को मिलाकर एक बिंदु और इन दोनों को मिलाकर एक बिंदु बनेगा, ठीक है ना? तो 0,6 माइनस 42,0, 0,6 किस अक्ष पर होगा?
y की वैल्यू है, x में नहीं होगा, किस पर होगा, y अक्ष पर। 0,6 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और -42,0 ये कहाँ पर होगा, x अक्ष पर, लेकिन ऋणात्मक दिशा में। कहाँ पर, ऋणात्मक दिशा। तो इसका ग्राफ ये बन गया, ठीक है ना। तो ग्राफ हमारा यहाँ थोड़ा छोटा था, तो आप 6, 12 या 10 के भी खाने ले सकते हो, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो एक एक के बेटा लिख, 1 घंटा बैठ के। आगे जो दूसरा समीकरण दिया बेटा ध्यान दो, दूसरा समीकरण क्या निकाला हमने, हाँ बोलो दूसरा समीकरण, x - 3y बराबर 6। इसमें ध्यान देना बेटा, ये दूसरे समीकरण में भी यही प्रोसेस करेंगे हम, x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। समझ बात आ रही है। ग्राफ बनाना ये सीख लो, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ, ग्राफ बनाने के लिए x बराबर 0 रखने के लिए y बराबर 0 रख, तो जब x बराबर 0 रखोगे, x बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर ये क्या रखोगे, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। -3y बराबर 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3y बराबर 6, तो 3 दूनी 6, y बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ गया। अब फिर जब y बराबर 0 रखोगे, जब क्या करोगे, y बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 गुणे 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 6। समझ में आए। इधर देखो, x - 3y बराबर 6 है, x - 3y बराबर 6, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह 0 हो जाएगा, -3 गुणे 0, सॉरी y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 0 है, तो -3y बराबर 6, -3y बराबर 6, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, y बराबर कितना आ जाएगा, -2। फिर y बराबर हमने क्या किया, 0 रख दिया, तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। तो x बराबर -3 गुणे 0 बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेबल क्या बनेगी बेटा, इसके लिए टेबल यूज होगी, एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जब 0 रखा तब वाई का मान कितना मिला, -2। जब वाई की वैल्यू 0 रखा तब एक्स का मान कितना मिल गया, 6, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु 0,-2 अंकित किस अक्ष पर होगा, 0,-2 कहाँ होगा, उसमें किसमें, हाँ तो वाई अक्ष में, लेकिन प्लस की ओर की माइनस की ओर, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष में, मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष में। और ये वाला 6,0 कहाँ पर होगा मिस्टर मयंक, 6,0 एक्स अक्ष में होगा, कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष, लेकिन मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से पांचटी ओर और दाईं ओर भी लिख सकते हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा 0,2, सपोज करो यहाँ पर कोई बिंदु है 0,-2 और इसकी वैल्यू क्या है 6,0, ये टेबल आपके इधर बन गया, एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। समझ बात आई। ग्राफ बनाना सीखना है आप लोगों को, इसमें दोनों ग्राफ बनाने हैं। हाँ एक ही में अलग अलग नहीं बनाना है। नेक्स्ट बेटा, क्रिकेट टीम के कोच, बेटा शांत, क्रिकेट टीम के कोच, बेटा शांत, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने क्या किया, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी, लेकिन कितने में, 1,300 में। एक क्रिकेट टीम के कोच जो है, एक क्रिकेट टीम के कोच जो है क्या कर रहे हैं, किसमें 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहे हैं, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहे हैं। उसमें से तो कह रहा है कि एक गेंद और एक बल्ला, तो उसने कीमत नहीं पूछा हमसे, उसने कहा इसको ग्राफ में बताइए और बीजगणितीय रूप में। तो हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले की लागत, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना बेटा, x रुपए, ठीक, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना, x रुपए, ठीक है।
और एक गेंद का मूल बराबर एक गेंद का मूल, एक गेंद का मूल बराबर कितना हो जाएगा, y रुपए। ठीक, क्लियर है। तो पहली शर्त क्या है, ध्यान समझिएगा बेटा। कह रहा है कि 3 बल्ले 6 गेंद, तो एक बल्ला की कीमत कितनी, 100 रुपए। तो 3 बल्लों की कीमत क्या होगी, बात समझिएगा अभिनव। एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपए है ना, तो 3 बल्ले कितने के मिलेंगे, पागल हो। हट। एक कलम 5 रुपए की तुमने खरीदी, तो 3 कलम कितने की होंगे, 15 की। कैसे पता चला, गुणा किया जाता है ऐसे सवालों में हमेशा। 3 गुणे 5 किया आपने, ठीक है ना, 3 गुणे 5 किया तो 3 गुणे 5 बराबर 15। तो एक बल्ला कितने का है, 100 रुपए का, तो 3 बल्ले कितने के होंगे, 3x के, ठीक है। और फिर इसके बाद एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 5 गेंदें कितनी की होंगी, 5y की होंगी ना। और दोनों मिलाकर के दुकानदार को कितने देता है, 3900। समीकरण क्या हो जाएगा, पहला। दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो, 6 है, 6 तो 6 कर दीजिए। हाँ, यदि एक बल्ले का मूल्य, और फिर कह रहा है दोबारा जा रहा है दुकान में, फिर क्या कर रहा है, एक बल्ला खरीद रहा है और 3 गेंदें खरीद रहा है। एक बल्ला अर्थात x, ये हो गया एक बल्ला, और 3 गेंद मतलब 3y, और कुल कितने रुपए के दे के आता, 1300। समीकरण क्या हो गया बेटे, दूसरा हो गया। इसको आलेख, ये बीजगणितीय रूप में हो गया, इसको आलेख इसका बना लीजिएगा, ग्राफ इसका बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो इसके खाने जो मानिएगा वो आप कितने के मानेंगे बेटा, 100 के मान लीजिएगा। एक खाना बराबर 100 के, ठीक है ना, एक खाना बराबर है, नहीं दिया। बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त की, लिखा तो है ज्यामितीय रूपों में, ठीक है। ज्यामितीय रूप का मतलब आलेखी है, ग्राफी भी दिए। आगे तीसरा सवाल इसका बेटा, ये ग्राफ बना लीजिएगा अपना, ठीक है, नहीं बने तो पूछ लीजिएगा। आगे 2 किलो सेव और 1 किलो सेव, 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। करा 2 केजी अंगूर है आपके पास, वो सेब हैं, और 1 केजी क्या है, अंगूर है, किसी दिन 160 रुपए के मिलते हैं। तो मान लेते हैं, तीसरा सवाल आपका, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना बेटा, 100 रुपए, और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना बेटा, y रुपए। ठीक, अब कह रहा है हमको कितना लेना है, 2 केजी सेब लेना है। कितना लेना है, 2 केजी। बात समझ लीजिएगा पहले बेटा, 2 केजी सेब है ले रहे हैं, तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपए है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा डीडी, 2x है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x। हाँ भाई, 1 किलो सेब का जो मूल्य है 100 रुपए है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2x, 2 का गुणा कर देंगे। और 1 किलो अंगूर, और दोनों मिलकर कितने के मिलते हैं भैया, 160 रुपए। समीकरण पहला, पहली शर्त है ये। बात समझ में आ गई भाई, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिलाकर 160 रुपए के मिलते हैं। क्लियर है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। दूसरी शर्त क्या है बेटा, और सॉरी अंगूर कर दो, अंगूर, ठीक है, समझ लो। आगे इसके बाद करा है, कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद, वो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर जो है वो 300 रुपए में खरीदता है। बात समझिएगा, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर कितने में खरीदता है, 300 में। भाई 4 केजी का मूल्य कितना होगा, 4 गुणे x, 2 केजी का मूल्य क्या होगा अंगूर का, 2 गुणे y, और दोनों मिला के कितना देता है उसको, 300। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो 2x प्लस y बराबर 300, तो 2x प्लस y बराबर 300 बटे 2। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण क्या हो गया,
दूसरा हो गया। बात समझ में आई? तो यहाँ से 1 केजी सेब का मूल हमने माना और 1 केजी अंगूर का मूल माना, और पहली दफा में क्या कर रहा है वो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदता है, जिसमें से दुकानदार को कितना देता है 160। तो 1 केजी का मूल इधर समझ लीजिएगा कि 1 केजी का मूल कितना x रुपए है, तो 2 केजी का मूल कितना होगा 2x, और अंगूर 1 केजी ही लेता है, दोनों को मिलाकर कितने रुपए देता है 160 रुपए। फिर दूसरी बार क्या करता है 1 महीने बाद, कह रहा है कि 4 केजी सेब ले रहा है और 2 केजी अंगूर ले रहा है, और दोनों को मिला के कितने रुपए दे रहा है वो 300 दे रहा है, कंप्लीट। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो इसका ग्राफ बना लीजिएगा, जब ना बने ग्राफ तब आप क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ओके, ठीक। हाँ हाँ, बिना कॉमन के भी कर सकते हो।